हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिशुनाग वंश एवं नंद वंश से संबंधित एक वीडियो लाया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मगध महाजनपद का पहला राजवंश हर्यंक राजवंश के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हर्यंक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश आया। तो आज हम इस वीडियो में शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इनके साहसी राजा कौन कौन से हुए हैं। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसके समय में भारत में सिकंदर महान का आक्रमण हुआ, तो सिकंदर महान के बारे में भी जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह से मैं समय समय पर इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूंगा। इसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आइए आज के वीडियो पर चर्चा करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो कि 412 BC से लेकर 345 BC के लगभग चला। हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। जो नागदशक शासक था यह अन्य हर्यंक वंश के शासकों की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर था। सही समय पाकर शिशुनाग ने उसकी हत्या करके एक नए राजवंश की शुरुआत कर दी। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले शिशुनाग के बारे में जानेंगे। इसका संस्थापक शिशुनाग था जो कि नागदशक का सेनापति था। शिशुनाग के बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी राजधानी को वैशाली स्थापित किया। पहले राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि आधुनिक पटना वाला इलाका है, परंतु शिशुनाग ने आकर इस राजधानी को वैशाली स्थानांतरण कर दिया। कहा जाता है कि इसका मुख्य कार्य यह था कि इस वंश के राजाओं ने 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत कर दिया, जो कि अवंती राज एवं मगध महाजनपद के पिछले कुछ वर्षों से अत्यंत दोनों के बीच शत्रुता बनी हुई थी। तो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह रहा कि इसने उस पुरानी शत्रुता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसने अवंती राज को मगध का हिस्सा बना लिया। लंबे समय तक अवंती राज मगध महाजनपद का हिस्सा बना रहा, जो कि मौर्यों के समय तक बना रहा। इसके मौर्यों के पश्चात जब अशोक राजा हुआ, उसके पश्चात जो छोटे छोटे कमजोर शासक हुए हैं उनके पश्चात ही अवंती राज आजाद हुआ था। तो इस तरह से शिशुनाग के बारे में हमने जाना। शिशुनाग का एक पुत्र था जो कि कालाशोक जिसका नाम था। कालाशोक के बारे में कहा जाता है अगला राजा कालाशोक बना। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको काक वर्ण भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो रंग था वह काला था या काले रंग का था। इसने भी अपनी राजधानी वैशाली को ही बनाए रखा। जैसे कि इसके पिता शिशुनाग ने इस राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था, उसी तरह से कालाशोक ने भी अपनी राजधानी वैशाली ही बनाई रखी। कहा जाता है कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यहाँ पर इसके समय में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन वैशाली में संपन्न कराया गया था। इस द्वितीय संगीत में स्थिविरवाद या थेरीवाद एवं महासांगिक दो नए जैन भिक्षु के बीच में अलगाव हुआ। दो नए जैन भिक्षु बने। यहाँ पर दोनों के विचारों में मतभेद था। जो थेरीवाद थे वे गौतम बुद्ध जी की पुरानी जो उनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनका अनुसरण करते थे, और जो महासांगिक थे ये युवा बौद्ध भिक्षु थे। ये बौद्ध धर्म में बदलाव चाहते थे। तो इस तरह से कालाशोक के समय में यहाँ पर एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया वैशाली में, जिसमें कालाशोक मतलब राजा था उस समय। यहाँ पर वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसके पश्चात कहा जाता है कि कालाशोक के पश्चात मगध महाजनपद पर नंदों का राज आया। नंद वंश यहाँ से शुरू होता है। 345 वर्षों तक यहाँ पर शिशुनाग वंश के वंशजों ने राज किया। इसके पश्चात यहाँ पर एक नया वंश आता है जो है नंद वंश।
नंद वंश का जो कार्यकाल है यह अत्यंत छोटा है, जो कि 345 बीसी से लेकर 322 बीसी तक का कार्यकाल है। लगभग 25 वर्षों तक का कार्यकाल है, 20-25 वर्षों तक का इसका कार्यकाल रहा। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्म नंद। इसको महापद्म नंद कहा जाता था। कहा जाता था कि इस वंश के जो राजा हुए वे अत्यंत शक्तिशाली थे। इस वंश का संस्थापक तो महापद्म नंद था। इसके बारे में बैकग्राउंड ये है कि जो इसका पिता था उसका नाम था महानंदिन। महानंदिन का यह पुत्र था, इस वजह से इसका नाम महानंदन पड़ा, महापद्म नंद पड़ा। यह एक नाई का पुत्र था। इसका जो पिता था वह एक नाई था। तो इस तरह से ये जो शासक थे ये निम्न जाति के थे। इसने कलिंग को मगध में मिला लिया था और महापद्म नंद ने एक तक्षशिला का विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया था। इसी विद्यालय में जो चाणक्य था उसने अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का कार्य किया था। कहा जाता है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है यह सबसे पहला विश्वविद्यालय था। महापद्म नंद ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था यहाँ पर, तो उसने विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन की मूर्ति ले आया था। ये सारी घटनाएं महापद्म नंद के काल में घटित हुई थी। कहा जाता है कि उसने न केवल कलिंग पर कब्जा किया था बल्कि उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे कौशल राज्य को भी उसने हथिया कर मगध महाजनपद में मिला लिया था। यहाँ पर कहा जाता था कि ये नंद जो थे ये निम्न जाति के थे और यह पहली बार था जब मगध महाजनपद पर पहली बार निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा यहां पर शासन किया जा रहा था। महापद्म नंद के बारे में कहा जाता है कि इसके कुल 10 पुत्र थे। जो इसका 9वां पुत्र था, 9th नंबर पर जो इसका पुत्र था वो धनानंद को माना जाता है, जो कि महापद्म नंद के पश्चात मगध महाजनपद पर जिसने राज किया, जिसने मगध महाजनपद पर शासन चलाया। कहा जाता है कि महापद्म नंद के महल में एक दासी हुआ करती थी जिसका नाम था मुरा, और जो कि चंद्रगुप्त की मां के रूप में यहां पर माना जाता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि महापद्म नंद का एक 10वां पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है, जो इसका बैकग्राउंड है, वह एक विवादित मामला है। ब्राह्मणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता जो थी वो शूद्र जात की मूरा थी, जो कि नंदों के रनवास मतलब महल में रहती थी। नंदों के महल में अपनी सेवाएं देती थी, मतलब कि वहां पर कामकाज करती थी। लेकिन जो पुराने बौद्ध ग्रंथ हैं, जो पुरानी बौद्ध की परंपराएं हैं, उससे यह मालूम होता है कि नेपाल का जो तराई वाला क्षेत्र है, जो बिल्कुल नीचे तराई वाला क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बॉर्डर से जो सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर एक मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार पर चंद्रगुप्त मौर्य को एक क्षत्रिय बताया गया है। कहा गया है कि इसी क्षत्रिय कुल से चंद्रगुप्त मौर्य थे। कहा जाता है कि जो नंद वंश का जो शासक था धनानंद एवं चाणक्य के बीच में लड़ाई हो गई थी। यहाँ पर कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आगे चलकर मगध महाजनपद पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको एक चाणक्य नाम के विद्वान के द्वारा शिक्षा देकर, उसको शिक्षित कर प्रशिक्षण देकर वह धनानंद के खिलाफ तैयार करता है। क्योंकि हुआ यह था कि धनानंद ने चाणक्य को बेइज्जती कर उसके राज्य से निकाल दिया था। इसके बारे में हम लोग पूरी व्याख्या जानेंगे कि चाणक्य कौन था और किस तरह से इसकी मगध महाजनपद के जो राजा था धनानंद, इससे शत्रुता हो गई थी। तो इस तरह से सबसे पहले अब हम लोग चाणक्य के बारे में जानेंगे। चाणक्य के बारे में जानते हैं तो चाणक्य जो था यह एक विद्वान एवं गरीब पंडित था, गरीब ब्राह्मण था। इसके पिता का नाम चाणक्य था। चाणक्य नाम के कारण इसका नाम चाणक्य पड़ गया। कहा जाता है कि जो महापद्म नंद ने तक्षशिला में जो पहला विश्वविद्यालय बनाया था यहाँ पर, तो वहीं पर चाणक्य ने एज अ स्टूडेंट और एज अ
टीचर दोनों रूप से यहाँ पर काम किया था। यह अत्यंत विद्वान था। चाणक्य के जो बचपन का नाम था, इसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त यहाँ पर रखा गया था। एवं इसका एक अन्य नाम है कौटिल्य। कौटिल्य नाम इसका इस तरह से पड़ा क्योंकि कहा जाता था कि इसकी जो बुद्धि थी वह अत्यंत कुटिल थी। यह जो कार्य ठान लेता था उसको अवश्य करता था यहाँ पर। तो इस तरह से कुटिल बुद्धि के कारण इसका नाम कौटिल्य भी पड़ा। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था यशोमती। एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से धनानंद और चाणक्य के बीच में दुश्मनी हो गई थी। कहा जाता है कि इसकी जो पत्नी थी यशोमती, उसकी 6 बहनें थी। वे सभी अमीर घरों में ब्याही थी, परंतु जो यशोमती थी वह गरीब थी क्योंकि वह चाणक्य के साथ में उसका विवाह हुआ था। जब ये सारी बहनें अपने मायके में एक साथ एकत्र होती थी किसी विशेष अवसर पर, तो वे सारी जो बहनें थी वो यशोमती को नीचा दिखाती थी क्योंकि वह गरीब थी, उसकी एक तरह से बेइज्जती करती थी। तो यशोमती ने यह बात अपने पति चाणक्य को बताई कि मेरी बहनें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, कृपया आप भी धनवान बन जाएं। तो यह बात चाणक्य को बुरी लगती है। तो वह जो चाणक्य था वह धनवान बनने की इच्छा को लेकर वह जगह जगह पर जाने लगा जहां पर ब्राह्मणों को उस समय बहुत दान मिलता था। जो बड़े बड़े राजा महात्मा होते थे, राजा दानी होते थे, वो ब्राह्मणों को दान किया करते थे। तो इस तरह से जहां जहां दान मिलता था तो चाणक्य वहां पर चला जाता था। इसी तरह का एक प्रकार का दान पता चलता है कि नंद वंश का जो धनानंद था वह अपने राज्य में विद्वान पंडितों को दान दे रहा था। चाणक्य भी उसी समय वहीं पर पहुंच जाता है और चाणक्य के बारे में एक यह बात पता चलती है कि चाणक्य जो था यह काले रंग का था और यह थोड़ा कुरूप था। कुरूप मतलब यह सुंदर नहीं था, यह गरीब भी था, इसके वस्त्र फटे हुए थे। तो जब यह धनानंद के जो उनका प्रशासन जहां पर चलता था, जहां पर वो दान दे रहे थे, वहां पर यह जाता है, तो जब यह जाता है तो वहां पर यह अच्छे कपड़े नहीं पहने होता है। चाणक्य जो था यह वहां पर जाकर मुख्य पुजारी के सिंहासन पर बैठ जाता है क्योंकि यह अपने आप को विद्वान समझता था और इसको यह बात पता थी कि जो धनानंद था वो विद्वान पंडितों को दान दे रहा है। तो इस तरह से यह वहां पर जाकर मुख्य पुजारी के सिंहासन पर बैठ जाता है। जब धनानंद आता है तो धनानंद ने इस कुरूप ब्राह्मण को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वो सोचता है कि यह क्या विद्वान होगा, यह गरीब ब्राह्मण है, इसके कपड़े नहीं सही हैं, या कुरूप है या काला है। तो इस तरह से धनानंद जब क्रोधित हो जाता है तो वह अपने सैनिकों से जबरदस्ती उस ब्राह्मण को, चाणक्य को सैनिकों से जबरदस्ती अपने राज्य के बाहर फेंकवा देता है। उसको दान नहीं देता है यहाँ पर धनानंद। तो इस तरह से जो वो सैनिक थे वो ये चाणक्य की शिखा बाल पकड़कर उसको बाहर तक छोड़ आते हैं। तो यह बात चाणक्य को घर कर जाती है, यह बात चाणक्य को बहुत बुरी लगती है। इसी वजह से चाणक्य ने यह ठान लिया था कि जब तक वह नंदों का विनाश नहीं कर देगा, नंदवंश के शासकों का वह विनाश नहीं कर देगा, वह अपनी चोटी नहीं बांधेगा। इसी वजह से वह अपने बाल खुले रखता था। इसी वजह से चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम के लड़के को तैयार करके उसको प्रशिक्षण देकर नंदों के खिलाफ लड़ाया, धनानंद के खिलाफ लड़ाया। यह संघर्ष काफी दिन तक चला, परंतु अंत में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो जाती है। यहां पर कहा जाता है कि पहले धनानंद जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को हरा देता है क्योंकि धनानंद जो था वह अत्यंत विशाल सेना रखता था, अत्यंत शक्तिशाली राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह थोड़ी बहुत सेना संगठित करके वह धनानंद से लड़ने आ जाता है। तो इस तरह से धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को पहले हरा भी दिया था और इसके बाद इन लोगों को कैदी बना दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य को। परंतु किसी तरीके से ये दोनों चुप कर भाग गए थे। कहा जाता है कि काफी दिन के भटकने के बाद एक जगह पर ये आए जहां पर एक माँ अपने बेटे को गरम गरम रोटियां बनाकर खिला रही थी। बेटा बोलता है कि माँ, तुम्हारी योजना तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समान है। तो माँ बोली
कि बेटा यदि तुम साइड से रोटी खाओगे, मुंह के साइड से रोटी खाओगे तो तुम जलोगे नहीं। यह बात जो थी यह चंद्रगुप्त एवं चाणक्य दोनों लोगों को समझ में आ जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि वे क्यों विफल हो रहे हैं। क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य थे ये धनानंद पर सीधे आक्रमण करते थे। जहां पर उसका गढ़ था, जहां पर वो सबसे ज्यादा सैनिक रखता था, वहीं पर ये लोग आक्रमण करते थे। तो वहां पर जीतना जो था वो असंभव सा साबित होता था। तो इस तरह से इन लोगों को यह बात समझ आ जाती है कि मुझको धीरे धीरे साम्राज्य को जीतना चाहिए, धीरे धीरे धनानंद से जीतना चाहिए। दोनों लोग एक रणनीति बनाते हैं और कुछ सैनिकों को संगठित करके धनानंद का जो पूरा साम्राज्य था उस साम्राज्य पर धीरे धीरे कब्जा करते हैं, एक एक राज्य को जीतना शुरू करते हैं और अंत में धनानंद के खिलाफ सीधे बगावत करके, सीधे युद्ध करके धनानंद को मारकर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मगध महाजनपद पर जो धनानंद के बाद जो अगला शासक आएगा वह चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अब हम आप लोगों को दिखा दें कि जो नंद वंश थे इन्होंने मैप में दिखा दें कि भारत अपने साम्राज्य का किस तरह से यहाँ पर विस्तार कर लिया था। देखिए जो पूरा जो ब्लू वाला इलाका है, जो मगध महाजनपद था, ये पूरे एक ब्लू वाले इलाके में फैल गया था। ये नंद वंश के समय में, धनानंद के समय में यह मगध का विस्तार था। तो काफी हद तक इन्होंने मगध साम्राज्य को बढ़ा दिया था यहाँ पर नंद शासकों ने। इसके बाद क्या होता है कि जब मगध महाजनपद पर धनानंद शासन कर रहा होता है तो यहाँ पर कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। इसी के बीच में एक विदेशी आक्रमणों का एक टॉपिक है जो कि सिकंदर महान ने धनानंद के समय में भारत पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से सबसे पहले अब हम लोग सबसे पहले भारत के विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में जानेंगे, या जानेंगे कि भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, उन्होंने किस तरह से धीरे धीरे करके भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। इसमें सबसे पहले 3 प्रमुख राजाओं का जिक्र मिलता है। पहला है कुरुश महान, इसको इंग्लिश में साइरस द ग्रेट भी बोला जाता है। इसके बाद दूसरा है दारा प्रथम, दारा प्रथम को डेरियस फर्स्ट भी बोला जाता है। इसके पश्चात जो तीसरा है इसको सिकंदर महान कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुरुश महान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो आक्रमणकारी था वो कुरुश था। कुरुश के बारे में कहा जाता है कि इसका कार्यकाल जो था यह ईरान क्षेत्र में फैला था। ईरान, आधुनिक ईरान वाले इलाके में अखमनी साम्राज्य में इसका शासन चल रहा था। इसका जो कार्यकाल था वो 547 बीसी से लेकर 530 बीसी तक रहा। लगभग 27 साल तक इसने ईरान पर राज किया। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने भारत की जो पश्चिमोत्तर की जो सीमा थी, सीमावर्ती जो इलाके थे भारत की पश्चिमोत्तर दिशा में, तो सिंधु के क्षेत्रों को इसने जीत लिया था, परंतु इसने उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। इसने सिंधु पर अटैक किया, वहां पर ये जीतने में सफल हुआ। वहां से जो इसको रुपए पैसे मिले, धन मिला, वो धन लेकर वो वापस अपने अखमनी साम्राज्य में, ईरान में वापस चला जाता है। वह भारत को अपने साम्राज्य में जोड़ता नहीं है कुरुश महान यहाँ पर। इसके पश्चात जो दूसरा है, यह जो था यह कुरुश महान का ये पौत्र था, उसका ये नाती था। यह भी ईरान के अखमनी साम्राज्य में शासन कर रहा था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने 526 बीसी में भारत में आक्रमण किया था। कहा जाता है कि इसने उत्तरी पश्चिमी सीमा के प्रांतों को जीतकर अपने साम्राज्य में भी मिला लिया था। इसका जो दादा था उसने आक्रमण किया था, जीता भी था, परंतु उसने भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं था, परंतु इसने जीता था और उसके साथ में उन प्रांतों को अपने साम्राज्य में 20वें राज्य के रूप में यहां पर शामिल किया था दारा प्रथम ने। कहा जाता है इस 20वें प्रांत से इसको प्रतिवर्ष 320 टैलेंट का लाभ होता था। जो टैलेंट है या एक तरह से
जैसे आजकल रुपया एक यूनिट है, उस तरह से उस समय टैलेंट एक यूनिट होती थी। रुपए की एक यूनिट थी टैलेंट। तो 320 टैलेंट का यहाँ पर लाभ होता था उस 20वें राज्य से, जो उसने भारत के राज्य को जो उसने अपने राज्य में मिलाया था, तो उससे 320 टैलेंट की लाभ होती थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो राजधानी थी वह पर्सिपोलिस थी, और यहां पर इसने एक पत्थरों का घंटा लगवाया था। काफी पत्थरों को जोड़कर उसने एक घंटा नुमा एक आकृति बनवाई थी। कहा जाता है कि इसमें इसने लेख भी लिखवाया था। लेख लिखाया था, अपने साम्राज्य से संबंधित नियमों को इसने यहां पर लिखाया था। आगे हम लोग मौर्य वंश के शासक अशोक के बारे में जानेंगे कि उसने जो लेख लिखवाए हैं, स्तंभ लेख लिखवाए हैं, गुहा लेख, कई तरह के जो उसने लेख लिखवाए हैं, उसने दारा प्रथम के इस घंटा वाले अभिलेख से वह प्रभावित होकर उसने अपने साम्राज्य में जो अभिलेख लिखाए थे, इसी अभिलेख से प्रभावित होकर उसने लिखवाए। परंतु जो दारा प्रथम के जो ये लेख हैं, ये कई पत्थरों से जोड़कर एक दूसरे टुकड़े को जोड़कर एक बनाया गया है, बड़ा सा, काफी टुकड़ों को जोड़कर। परंतु जो अशोक के जो स्तंभ हैं, जो अशोक के जो अभिलेख हैं, तो वो एक समूचे पत्थर पर बने हैं। उनमें काफी पत्थर एक साथ नहीं जुड़े हैं, उनमें केवल एक पत्थर है, उसी पर अशोक के द्वारा जो नियम लिखाए गए हैं उनको लिख दिया गया है। तो इस तरह से तीसरा जो आक्रमणकारी है, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि सबसे महान है, जिसको सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसके बारे में कहा जाता है कि यह मुग दुनिया का शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप था, जो कि मकदूनिया के राजा थे। इसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व विजेता बनना चाहता था, यह पूरे विश्व में राज करना चाहता था। यह प्रेरणा इसको इसके पिता फिलिप के द्वारा मिली थी। इसका फिलिप के द्वारा इसे बताया गया था कि वह विश्व विजेता बन सकता है। कहा जाता है कि इसने 24 वर्ष की कम आयु में ही यह विजेता बन गया था। इसके एक गुरु थे जिसका नाम था अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, इनके जो फादर हैं वो अरस्तु हैं। अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब सिकंदर महान विजय यात्रा पर निकला, तो यह अपने जो इसका साम्राज्य था, या इसने अपने गुरु अरस्तु को यह सौंप कर गया था। आइए इनके गुरु के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हैं सोक्रेट्स, जिसको सुकरात कहते हैं। सुकरात जो थे ये प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो जो थे ये अरस्तु के गुरु थे, और जो अरस्तु थे वे सिकंदर महान के गुरु थे। तो इस तरह से हम लोग अब जानेंगे कि किस तरह से सिकंदर महान ने भारत में आक्रमण किया। आइए इस पर अब चर्चा करते हैं। हुआ क्या, जब जिस तरह से यह सिकंदर महान जो था, यह अलग अलग देशों को जीतता हुआ भारत की तरफ आ रहा था। इसको भारत में आक्रमण करने का पता इसके गुरुओं के द्वारा मिला था। यह भारत में आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि भारत उस समय सोने का चिड़िया कहा जाता था। कहा जाता था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, यहाँ पर धन अथाह मात्रा में है। तो इस तरह से यह भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। सिकंदर महान ने कभी समुद्र नहीं देखा था भारत आने के पहले। इसका जो गुरु था अरस्तु, इसने बताया था इसको कि जब तुम भारत विजय यात्रा पर जाओगे, जब तुम भारत पर आक्रमण करोगे, तो वहां पर समुद्र के दर्शन भी कर लेना। उस समय पश्चिमोत्तर भारत में जो छोटे मोटे राज्यों में बटा था। पश्चिमोत्तर भारत में कोई एक शासक नहीं था, मुख्य शासक नहीं था, वह छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। इन रजवाड़ों में दो विख्यात रजवाड़े थे, जिनमें दो प्रमुख राजा थे। पहला जो था वो गांधार का राजा था अभिशार, अभिशार को आम्बी भी कहते हैं। दूसरा राजा था पोरस, जिसका जो साम्राज्य था वह चेनाब और झेलम नदी के बीच में पड़ता था। तो कहा जाता है कि
सिकंदर ने जब तक्षशिला में आक्रमण किया, गांधार में जब उसने आक्रमण किया, तो वहां का जो राजा था वो अभिशार था, आम्बी था। उसने सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि वह पोरस को हरवाना चाहता था। यहाँ पर यह देशद्रोही वाला काम किया इसने। और भारत में जो पहला देशद्रोही राजा के बारे में पता चलता है यह आम्बी ही है, जिसका साम्राज्य गांधार में फैला था। ईरान पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात सिकंदर जब काबुल की ओर बढ़ा तो यह खैबर दर्रा पार करते हुए भारत की सीमा पर आया। खैबर दर्रे से इसने भारत में प्रवेश किया। उसने 326 ईसा पूर्व में लगभग भारत पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि यह इसको सिंधु नदी तक पहुंचने में लगभग 5 महीने का समय लगा था। तक्षशिला का जो शासक था आम्बी, हमने पहले ही बताया कि जो प्रथम देशद्रोही राजा है वो आम्बी के बारे में जिक्र मिलता है। तो जब यह काबुल के पश्चात जब यह तक्षशिला में आया तो आम्बी ने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि वह पोरस राजा को हराना चाहता था। आक्रमणकारी के सामने उसने घुटने टेक दिए थे तुरंत। सिकंदर ने अपनी फौजी ताकत जो थी उसकी कमजोर हो गई थी क्योंकि उसकी जो सेना थी वो काफी समय से युद्ध कर रही थी। तो जो उसकी खजाने की जो भरपाई थी उसने आम्बी के द्वारा पूरी कर ली और वह झेलम नदी के किनारे तक पहुंच गया। कहा जाता है कि यहाँ पर उसकी भेंट पोरस से हुई, जिसका जो साम्राज्य था चेनाब नदी से झेलम नदी के बीच में था। वहां पर सिकंदर एवं पोरस के बीच में युद्ध भी हुआ, मगर वह उग्र भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से बड़ा प्रभावित हुआ। कहा जाता है कि जब सिकंदर महान पोरस से जीत जाता है उसके पश्चात वह पोरस से बोलता है कि बताइए तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। तो पोरस इस पर जवाब देता है कि मैं एक राजा हूं और मेरे साथ एक राजा की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। इस बातों को सुनकर सिकंदर महान प्रभावित होता है और उसका राज्य उसे वापस कर देता है और पोरस को मित्र बना लेता है। इसके बाद जो सिकंदर की जो सेना थी वह व्यास नदी के आगे जाने पर उसने मना कर दिया। वे पूरब की तरफ बढ़ना चाहते थे परंतु उसकी जो सेना थी उसने मना कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ पर यूनानी सैनिक जो थे वे लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों ने उन पर पकड़ बना ली थी। बीमारियों ने उन्हें धर दबाया था। भारत की जो गर्म आबो हवा है, मतलब कि इस गर्मी का जो मौसम है भारत के जो गर्म आबो हवा है और जो इसका मौसम है 10 साल से लगातार विजय अभियान के कारण वे घर लौटने को भी आतुर थे और उनका स्वास्थ्य भी डगमगा रहा था। इस वजह से उन्होंने व्यास नदी को पार करने और पूरब की ओर आक्रमण करने के लिए मना कर दिया। उन्हें सिंधु नदी के किनारे भारतीय शौर्य का भी आभास मिल चुका था। यहाँ पर कहा जाता है कि इससे भी उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया था क्योंकि यूनानी एक इतिहासकार हैं एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को विशेष रूप से यह खबर थी कि गंगा किनारे एक भारी शक्ति है। उस समय साफ तौर पे यह जो इशारा था वे मगध साम्राज्य की तरफ कर रहे थे जहां पर धनानंद का शासन था। उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं बड़ी थी, इसलिए सिकंदर ने यहाँ आगे बढ़ने से बार बार अपील करता रह गया और यूनानी सैनिक टस से मस नहीं हुए। सिकंदर जो था दुखी भरे शब्द में उसने कहा, अपने सैनिकों से उसने बोला कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार से वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा अपने ही लोगों से हार गया। वह वापस लौटने के लिए बाध्य हो गया था। पूर्वी साम्राज्य पर उसका जो
अधिकार करने का जो सपना था वह अधूरा ही रह गया था, क्योंकि उसने मगध महाजनपद पर वह आक्रमण नहीं कर पाया था। वापस लौटते हुए सिकंदर ने भारतीय सीमा के अंत तक पहुंचते पहुंचते अनेक छोटे छोटे गणराज्यों को पराजित किया एवं उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। वह भारत में लगभग 19 वर्ष तक रुका था। जो सिकंदर महान था यह भारत में लगभग 19 माह तक रुका था। यह 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस चला गया था। कहा जाता है कि इसके कुछ प्रमुख सेनापति थे, जैसे कि एक सेलुकस निकेटर एवं नियारकस था। तो इसने अपना जो इसका भूभाग था इसने अपने गवर्नरों के हाथ में सौंप दिया था, क्योंकि जो इसका जो साम्राज्य था यह अत्यंत विशाल बड़ा था। तो इसने अपने गवर्नर्स को दे दिया था, जिसे नियारकस को इसने दे दिया था, सेलुकस निकेटर्स को दे दिया था, और इसके एक दो और प्रमुख सेनापति थे उसको इसने वहां का शासन दे दिया था। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर ने सेलुकस निकेटर को सीरिया का राज्यपाल बना दिया था। इसकी राजधानी दुनिया की सबसे पुरानी राजधानी दमिश्क थी, जो कि सेलुकस निकेटर के समय की थी। दमिश्क राजधानी आज भी है। तो इस तरह से 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। जब यह 33 वर्ष का था इसकी मृत्यु ईरान के बेबीलोनिया में हो गई। कहा जाता है मृत्यु के पश्चात इसको मिस्र की राजधानी काहिरा में दफना दिया गया था। इसके पश्चात इसका जो शासन था वो सेलुकस निकेटर ने संभाला था, और उस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। अब यहाँ पर सेलुकस निकेटर पश्चिम भाग में ईरान वाले इलाका में यह शासन कर रहा है, और भारत में उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। तो दोनों राजा की जो सीमा थी वे आपस में एक दूसरे से जुड़ती थी। इस वजह से सेलुकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध भी हुआ था। इसके बारे में हम लोग मौर्य साम्राज्य पर जब मैं वीडियो लाऊंगा उसके बारे में मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आज हम लोगों ने आक्रमणकारियों के बारे में चर्चा की। एक और बिंदु पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जब सिकंदर भारत में आया था तो उसके आने के बाद क्या क्या बदलाव आए, किस तरह से सिकंदर के आक्रमण के परिणाम भारत में पड़े, इस पर भी चर्चा करेंगे। सिकंदर के आक्रमण में प्राचीन यूरोप को भारतीय प्राचीन के निकट संपर्क में आने का अवसर प्रदान हुआ था। इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम भी निकले थे, जैसे कि सिकंदर ने जो भारतीय अभियान शुरू किया था, जिससे उसने विजय का जो अभियान शुरू किया था, जब वह भारत आया था तो उसका विजय अभियान रुक गया था। स्टार्टिंग में तो सिकंदर का जो भारतीय अभियान था वो खूब सफल रहा था, परंतु जो उसके सैनिकों ने उसको मना कर दिया, इस वजह से वह नाराज हो गया था, वह दुखी हो गया था। सिकंदर ने भारतीय जो उसका अभियान था खूब सफल रहा था। उसने अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा, जो कि ईरान द्वारा जीते गए भूभाग से काफी बड़ा था उस समय। कहा जाता है कि ईरानी कब्जे का जो भारतीय भूभाग था जल्द ही मौर्य वंश के शासकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। आगे आने वाले वीडियो में चंद्रगुप्त के बारे में बताएंगे। तो जिस तरह से सिकंदर महान ने ईरानी वाले भाग में जो भारतीय भाग था वह छीन लिया था, परंतु जो नेक्स्ट किंगडम आएगी मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के जो राजा हुए हैं उन्होंने सिकंदर के जो जीता हुआ जो प्रांत था भारतीय उसको वापस पुनः ले लिया था। जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई थी। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वारा व्यापार शुरू होने लगा। जल मार्गों के द्वारा द्वार खुले, कई तरह के द्वार खुले व्यापार के। इससे यूनानी व्यापारी और शिल्प व्यापारियों के लिए व्यापार का जो मार्ग था वह प्रशस्त हो गया था। व्यापार की तत्कालीन जो सुविधाएं थी वो इस आक्रमण के बाद बढ़ गई थी,
क्योंकि भारतीय जो व्यापारी थे या अपना सामान अब ईरान इराक वगैरह में भी बेच सकते थे, क्योंकि वे जान गए थे वहां पर सिकंदर का शासन है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वे रास्ता जान गए थे, हर तरह से कई तरह से द्वार खुल गए थे, जैसे जलमार्ग के द्वारा भी जा सकते थे, स्थल मार्गों के द्वारा वे आसानी से वहां जाकर व्यापार कर सकते थे। परंतु कहा जाता है कि कुछ यूनानी सिकंदर के भारत के आक्रमण के पहले भी पश्चिमोत्तर भारत में रहते थे। तथापि आक्रमण के फलस्वरूप इस इलाके में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुआ था। उसमें से अधिक महत्व के थे काबुल के क्षेत्र में सिकंदरिया शहर इसने बसाया था। क्या हुआ था कि एक घोड़ा था जो सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था, उसके नाम था बुकेफा नाम था। उसने अपने घोड़े के नाम से बुकेफाल एक शहर बसाया। सिंध में उसने सिकंदरिया नाम से एक शहर बसाया। इन क्षेत्रों में तो मौर्य शासकों ने बाद में जीत ही लिया था इन क्षेत्रों को, परंतु जो उपनिवेशवाद का सफाया नहीं किया था यहाँ पर। इन क्षेत्रों को जीतने के पश्चात भी उपनिवेश का सफाया नहीं किया था मौर्य वंश के शासकों ने। कुछ यूनानी शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में भी वहां बने रहे थे, मतलब वे वहां से छोड़कर अपने देश वापस नहीं गए थे, वहीं पर सेटल्ड हो गए थे। सिकंदर को उस समय रहस्यमय सागर के बारे में भूगोल की गहरी दिलचस्पी हो गई थी, जिसे उसने पहली बार सिंधु के मुहाने पर देखा था। इसलिए उसने अपने बेड़े को अपने मित्र नियारकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाया था और बंदरगाह को ढूंढने के लिए रवाना किया था। इसलिए सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण को छोड़ गए हैं, मतलब कि उसने समुद्री मार्ग था उसको खोजा जो कि फिरात नदी तक जाता था, सिंधु नदी के मुहाने से लेकर। उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास भी छोड़ा है, जो भौगोलिक इतिहासकार हुए हैं उस समय के, जिससे हमें भारत में हुई घटनाओं की तिथि क्रम निश्चित आधार पर इतिहास जानने में सहायता होती है। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक आर्थिक हालत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप के द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत में उत्तम नस्ल गाय बैलों के बारे में बतलाते हैं। सिकंदर ने वहां 2 लाख गाय बैल यूनान में इस्तेमाल के लिए मकदूनिया भेजी थी। उस समय बढ़ईगिरी भारत की सबसे उन्नत दस्तकारी थी। उस समय जब भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने, बढ़ई रथ बनाते थे, ये लोग नाव भी बनाते थे, जहाज भी बनाते थे, जिससे ये लोग समुद्र मार्ग के द्वारा व्यापार कर सके। व्यापारी इन जहाजों को खरीदते भी थे। पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का विस्तार का मार्ग जो था वह प्रशस्त कर दिया था। सुना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सैन्य तंत्र की कार्य प्रणाली को थोड़ा बहुत देखा भी था। उसने कुछ ज्ञान भी उससे प्राप्त किया था, जिससे नंदवंश की सत्ता को उखाड़ने में उसको सहायता मिली थी। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत में किस तरह से बदलाव आए, किस तरह से भारत में कुछ नई चीजें शुरू हो गई यहाँ पर, जैसे कि यूनान पर जाकर व्यापारी व्यापार करने लगे। समुद्री मार्गों के द्वारा कई तरह की चीजें नई तरह से सामने आई। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में जाना कि हर्यंक वंश के पश्चात मगध महाजनपद पे शिशुनाग वंश का राज हुआ और शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का राज हुआ। नंद वंश के समय सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ। इसके पश्चात ही आक्रमण के पश्चात ही इधर धनानंद का शासन चल रहा था, जो चाणक्य से जिसने दुश्मनी कर ली थी। चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम के लड़के को प्रशिक्षण देकर उसने धनानंद के खिलाफ उसको तैयार किया। कुछ समय के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया और यहीं से मौर्य वंश की स्थापना शुरू होती है। अगले वीडियो में मैं मौर्य वंश के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे इन वीडियो में पॉइंट वाइज जो सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं
सारे बिंदुओं पर मैंने इन बिंदुओं पर चर्चा की है। आगे आने वाली वीडियो में मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी लाऊंगा। जैसे कि जो मैं टॉपिक कराता जा रहा हूं, इन सारे टॉपिक्स के मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लाता रहूंगा। इसके लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आने वाले वीडियो अत्यंत रोचक होंगे इतिहास विषय के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।